आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान नामकरण यह किस ऐतिहासिक नाम से हुआ? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका यूनाइटेड प्रोविंस से हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार राज्य की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रयाग प्रशस्ति किस सम्राट की उपलब्धियों से संबंधित मानी जाती है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है यह आपका समुद्रगुप्त से संबंधित मानी जाती है। अगला प्रश्न होगा आपका, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो साथियों आईने अकबरी के जो लेखक थे वह अबुल फजल दी थे। कौन? अबुल फजल। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का संबंध किस क्षेत्रीय नेतृत्व से था? तब का राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रतिरोध नेतृत्व से था। किससे? प्रतिरोध नेतृत्व। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है पहली बार बंबई में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से जुड़ा था? तो साथियों चंपारण सत्याग्रह जो था यह नील की खेती से जुड़ा था। किससे? नील की खेती से। अगला प्रश्न होगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों आर्य समाज की जो स्थापना है यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किससे अधिक प्रसिद्ध था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह बौद्ध अध्ययन से जो है बहुत ही प्रसिद्ध था। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका साथियों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या शामिल है? तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है वह मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। किसको? मौलिक अधिकारों को। अगला होगा आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद जो 32 है यह आपका संवैधानिक उपचार से संबंधित है। किससे? संवैधानिक उपचार से। अगला होगा आपका, निर्वाचन आयोग का संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो साथियों निर्वाचन आयोग का जो संवैधानिक आधार है यह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 324 से। किससे? अनुच्छेद 324 से। अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दीजिएगा साथियों, एक मिनट। हाँ, क्या आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। और भाग पूछ ले तो भाग आपको 20 बताना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, धन विधेयक पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो साथियों धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा लोकसभा। अगला प्रश्न होगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न होगा आपका, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। कौन? संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। अगला होगा आपका, आपातकाल लगाने का राष्ट्रीय प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो साथियों आपातकाल लगाने का जो राष्ट्रीय प्रावधान है यह आपका हो जाएगा किसमें? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 में। अगला है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? साथियों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह आपका हो जाएगा कौन सा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो साथियों भारत में वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है वह टोटल 28 है। कितने? 28 राज्य हैं। अगला है, वर्तमान में भारत जो है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या साथियों वर्तमान में कितनी है? 8 है। कितनी? 8 है। अगला प्रश्न होगा आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी साथियों वह है आपकी गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। अगला प्रश्न होगा आपका, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों गोदावरी को। किसको? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है यह सुंदरबन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके? सुंदरबन डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है?
साथियों हिमालय जो है यह एक प्रकार का जो है वलित पर्वत श्रेणी है। कैसा है? वलित क्या है? पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत का पश्चिमी तट किस सागर से जुड़ा है? तो साथियों भारत का जो पश्चिमी तट है यह आपका किससे जुड़ा हुआ है? पूर्वी और पश्चिमी। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी अगर पूछे तो बंगाल की खाड़ी आप लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है पश्चिमी तट, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, या अरब सागर हो जाएगा। कौन सा? अरब सागर। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, बल की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों बल की एसआई इकाई जो है वह न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, उदासीन, ध्यान दीजिएगा, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो साथियों उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वह आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं। अगला प्रश्न होगा साथियों आपका, ध्यान दीजिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला है आपका, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से साथियों स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला है आपका, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है साथियों वो आपका हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। अगला राइट आंसर है आपको, सॉरी अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो साथियों ध्वनि जो है वह ठोस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। अगला प्रश्न होगा आपका, सामान्य मानव शरीर तापमान लगभग कितना माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में स्थित होती है? तो ओजोन परत जो है साथियों यह वायुमंडल के समताप मंडल में जो है स्थित होती है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों वर्ष 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न होगा आपका, जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो साथियों जीएसटी जो है भारत में वर्ष 2017 में लागू हुआ था। अगला है आपका, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का जो पूर्ण रूप होता है साथियों वह होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगला प्रश्न होगा साथियों आपका, भारत में केंद्रीय बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है? तो साथियों केंद्रीय बजट जो होता है वह सामान्यतः वित्त मंत्री के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, खुदरा मुद्रास्फीति सामान्यतः किस सूचकांक से मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो खुदरा मुद्रास्फीति होती है यह सीपीआई के द्वारा, किसके द्वारा? सीपीआई के द्वारा जो है सामान्यतः मापी जाती है। अगला प्रश्न होगा साथियों आपका, राजस्व घाटा कब उत्पन्न होता है? तो साथियों राजस्व घाटा कब उत्पन्न होता है? जब आपका जो राजस्व व्यय है वह राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका, जो कि हो जाएगा साथियों क्या है? हाँ, राजकोषीय घाटे का सही अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल व्यय कुल गैर ऋण प्राप्तियों से अधिक हो, तभी जो है यही जो होता है आपका राजकोषीय घाटे का सबसे सही अर्थ होता है। अगला प्रश्न होगा आपका, रेपो दर किससे संबंधित है? तो साथियों जो रेपो दर होता है यह आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देना जो होता है उससे संबंधित होता है। अगला है आपका, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा संस्थान बनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आयकर। कौन सा? आयकर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रोफाइल के अनुसार राज्य की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की जो राजधानी है साथियों वो आपकी हो जाएगी लखनऊ। कौन सी? लखनऊ हो जाएगी। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक प्रोफाइल में कितने जिले दर्ज हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 जिले जो हैं दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है साथियों ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। कितनी? 403 सीटें। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है साथियों वह टोटल कितने हैं? 80 सीटें हैं। कितने हैं? नहीं 80 नहीं साथियों, सॉरी, इसमें 100 सीटें हैं। कितनी? 100 सीटें हैं, वो तो मैंने दूसरा बता दिया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका,
हाँ, लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह 80 होती है। मुझे लोकसभा का ध्यान था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा की सीटों की संख्या 80 हो जाएंगी, और आपका जो विधान परिषद में साथियों कुल सीटों की संख्या है वो आपकी 100 हो जाएगी, जो यूपी में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के आधिकारिक प्रोफाइल में कौन सी भाषा शामिल है। तो साथियों उत्तर प्रदेश के आधिकारिक प्रोफाइल में जो भाषा शामिल है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भोजपुरी। तमिल नहीं है, गुजराती नहीं है, मराठी नहीं है, जबकि भोजपुरी जो है शामिल की गई है। अगला होगा आपका उत्तर प्रदेश में कुंभ का प्रमुख आयोजन किस स्थान से जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न होगा आपका आशा ज्योति केंद्र उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला सुरक्षा और सहायता से। आशा ज्योति केंद्र जो है वो महिला सुरक्षा और सहायता से संबंधित है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग की प्रमुख जनोन्मुखी योजना कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस स्रोत से की गई साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो है किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 में ध्यान दीजिएगा 2025 में पद्म पुरस्कार कितनी भारतीय भाषाओं में घोषित हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह टोटल साथियों कितने 24 भाषाओं में, कितने 24 भारतीय भाषाओं में घोषित हुए हैं। अगला है आपका 2025 के पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण की संख्या कितनी थी साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 7। कितने पद्म विभूषण दिए गए पद्म पुरस्कारों में, तो 7, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि हो जाएगा आपका क्या है 2025 के पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण की संख्या कितनी थी साथियों। तो पद्म भूषण की जो संख्या है वो आपकी 17 है। कितनी है, 17 हो जाएगी। अगला होगा आपका 2025 के पद्म पुरस्कारों में कुल पद्मश्री कितने थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 103। कुल कितने पद्मश्री थे, तो 103 पद्मश्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 कितनी भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है साथियों या टोटल कितने भारतीय भाषाओं में। तो आपका राइट आंसर होगा 24 भारतीय भाषाओं में जो है घोषित किए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह आपका कहाँ पे हुआ था, भारत मंडपम। कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को किसने फर्स्ट ग्लोबल एआई समिट इन द ग्लोबल साउथ बताया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रेस सूचना ब्यूरो ने। किसने, प्रेस सूचना ब्यूरो ने। अगला प्रश्न देखिएगा, नेशनल अनुभव अवार्ड्स, क्या है, नेशनल अनुभव अवार्ड्स 2025-26 का आयोजन किस मंत्रालय से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। अगला है आपका उल्लास, क्या है, उल्लास का पूर्ण रूप किस भावना से जुड़ा है। साथियों उल्लास का जो साथियों पूर्ण रूप है वह किस भावना से जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका जीवन प्रयत्न सीखना और साक्षरता से जुड़ा हुआ है। अगला होगा आपका उल्लास में पूर्ण साक्षर मानने का न्यूनतम मानदंड क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 95%। कितना है, 95%। उल्लास मोबाइल ऐप किससे संबंधित है। तो साथियों उल्लास मोबाइल ऐप जो है यह आपका वयस्क शिक्षा से संबंधित है। किससे, वयस्क शिक्षा से। अगला प्रश्न होगा आपका कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार क्या खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन का प्रथम अग्रिम अनुमान कितना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह 1744.05 LMT था। कितना, 1747.05 LMT, ठीक है। अगला होगा आपका उसी रिपोर्ट में खरीफ राइस प्रोडक्शन का अनुमान कितना दिया गया है। तो खरीफ जो राइस प्रोडक्शन का अनुमान है साथियों यह आपका हो जाएगा कितना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1099, ध्यान दीजिएगा 1099 34 MTL, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिए गए हैं तो आप दोनों को ही सही मान लीजिएगा। नहीं सॉरी दोनों नहीं है, यहाँ पे ये 11,000 है, ठीक है, वो 1100 है। आपका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उसी रिपोर्ट में खरीफ क्या है पल्सेस प्रोडक्शन का अनुमान कितना दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 ध्यान दीजिएगा 69.54 LMT, ठीक है। अगला प्रश्न होगा खरीफ ऑयल सीड्स प्रोडक्शन का अनुमान कितना दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 237.45 LMT, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना किस दिन शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका 17 दिसंबर 2023 में शुरू किया गया था।
पीएम विश्वकर्मा योजना का वित्तीय परिपक्व कितना बताया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह लगभग कितना साथियों, 13,000 करोड़ जो है बताया गया था। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला है, पीएम विश्वकर्मा योजना कितने पारंपरिक व्यवसायों कौशलों को कवर करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो साथियों, वो हो जाएगा टोटल 18। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारत में कुल जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो आपका हो जाएगा एक मिनट, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामसर कन्वेंशन। कौन सा? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अंगीकृत या अनुमोदित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1982 में। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय आर्द्र भूमि नियम 2017 किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा आपका, MHA की CTCR डिवीजन किससे संबंधित है? तो CTCR डिवीजन जो है साथियों, यह आपका हो जाएगा किससे संबंधित? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी कार्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा आपका, MHA की LWE डिवीजन किस समस्या से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह वामपंथी उग्रवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा आपका, MHA की क्या है CTRC डिवीजन किन गतिविधियों पर ध्यान देती है? तो अभी हमने देखा था, तो उसी से संबंधित होगा, यह आतंक, वित्त पोषण और ऑनलाइन कंट्रपंथ से गतिविधियों पर ध्यान देती है। अगला होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है, राज्य के सामान्य प्रशासन में जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो जिला स्तर पर जो प्रमुख अधिकारी होता है साथियों, वह आपका हो जाएगा जिलाधिकारी। कौन? जिलाधिकारी ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, जिला पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो जिला प्रमुख का जो पुलिस होता है, जिला पुलिस का जो प्रमुख होता है, वह पुलिस अधीक्षक होता है। कौन? पुलिस अधीक्षक होता है। अगला प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश में एकीकृत ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह नगरीय सेवाओं का डिजिटल वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नागरिक किस सेवा से आवेदन की तिथि देख सकते हैं, स्थिति को देख सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आवेदन की स्थिति। ठीक है, आवेदन की स्थिति पर। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, जनसंख्या घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों, जनसंख्या घनत्व का अधिक जो है होने का प्रमुख कारण होता है संसाधन, कृषि और नगरीकरण। क्या है? संसाधन, कृषि और नगरीकरण। अगला प्रश्न होगा आपका, क्लीन एयर और स्वच्छ जल किस विकास श्रेणी से जुड़े हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय स्वास्थ्य की श्रेणी से जुड़े हुए हैं। अगला है आपका, शहरीकरण का सबसे प्रत्यक्ष परिणाम कौन सा होता है? तो देखिए, शहरीकरण का जो सबसे प्रत्यक्ष परिणाम होता है, वह होता है जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। क्या? जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। अगला प्रश्न होगा साथियों आपका, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक व्यापार में ई कॉमर्स किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद व बिक्री। ठीक है, अगला प्रश्न होगा आपका, बैलेंस ऑफ ट्रेड किससे संबंधित है? तो साथियों, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, यह आपका निर्यात और आयात के अंतर से संबंधित है। किससे? निर्यात और आयात के अंतर से। अगला प्रश्न होगा आपका, महिला सशक्तिकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अवसरों में सशक्त बनना ही क्या हो जाएगा आपका महिला सशक्तिकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ। अगला प्रश्न होगा आपका, आत्मनिर्भर भारत का मूल उद्देश्य क्या है? तो साथियों, आत्मनिर्भर भारत का मूल उद्देश्य जो है, वह हो जाएगा आपका घरेलू क्षमता और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न होगा आपका, पुस्तक और लेखक के संदर्भ में आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह प्रश्न हमने शुरू में ही देखा था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपको याद है तो अबुल फजल जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका आखिरी प्रश्न होगा, सूचना साझा करने के लिए उपयुक्त आधुनिक माध्यम कौन सा है? साथियों, सूचना को साझा करने के लिए यह आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन जो है सबसे उपयुक्त आधुनिक माध्यम माना जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 100 में से आपने कितने प्रश्नों को जो है सही किया है। और हाँ, अगली वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।